इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल पर अब ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने इसको लेकर कहा है कि मुसलमानों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है बीजेपी और ये जानकारी मीडिया से पहले संसद में सरकार देती। वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है आरएसएस। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार प्रहार कर दिया। इसी बहाने उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को खत्म करना चाहती है बीजेपी और साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को छीनना चाहती है आरएसएस। और उन्होंने ये तर्क दिया कि तमाम ऐसे विवादित जो मसले हैं उनको इस माध्यम से एक बार फिर से तूल देने की कोशिश की जा रही है। जानकारी पहले मीडिया में दी गई है, अगर संसद में देते तो बेहतर होता। ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। वक्फ बोर्ड बिल पर मायावती कुछ कह रही, सीधे सुनवाते हैं आपको। अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था SC/ST में क्रीमी लेयर के मामले पर मायावती ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और उनसे कार्यप्रणाली में संशोधन वाला बिल ला सकती है। इसको लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। केंद्र सरकार 5 अगस्त 2024 को एक और बिल लाने वाली है। 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रखा है। ऐसे में इस बिल की चर्चा बहुत ज़्यादा है। दरअसल वक्फ बोर्ड की असीमित
शक्तियों को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार ये बिल लाने वाली है। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए तारिक अनवर साहब हैं, कटिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, बिल तो आने वाला है, लेकिन कई लोगों ने इसका सपोर्ट और कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मसलन वक्फ की बात जब होती है तब कहा जाता है कि माइनॉरिटी राइट्स को कम करने की कोशिश की जा रही है एंड ऑल। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी बिल टेबल हुआ नहीं है। जब वो सार्वजनिक हो जाएगा और उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद कि उसमें क्या संशोधन लाया है सरकार ने, तभी कोई कमेंट किया जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि उससे पहले कोई टिप्पणी की जाए, क्योंकि जब तक हम बिल को देख नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं है। एक और दलील दी जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद इस देश में जो सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायर की हुई है या प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है वो वक्फ ने की हुई है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? अन्य रिलीजन्स के पास उस तरीके का कोई बोर्ड नहीं है, वक्फ के पास या वक्फ को इतनी शक्ति देने का क्या मतलब रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुओं का भी है या उनका एनजीओ के अंदर आ जाते हैं ना? नहीं, एनजीओ के नहीं, ट्रस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं। बाज़ाब्ते गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके बोर्ड होता है। ऐसा नहीं है, हर रिलीजन का होता है, हर मंदिर का है, मस्जिद का है, सब जगह का है। तीसरी सबसे सब बड़ी लैंड जो हमारे देश के अंदर जो कानून है उसी कानून के तहत। अब कि उसका हमने अध्ययन नहीं किया है कि कितनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन वक्फ की अगर ज़मीन है, पंजाब का मतलब कि 1/2 पंजाब माना जाता है, इतनी ज़मीन है वक्फ के पास इस देश में। अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो तो लौटाना पड़ेगा, वो उनको देना पड़ेगा, ये उनका अधिकार है। सारे रिकॉर्ड अगर डिजिटल हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं सोचता कोई इसकी मुखालफत करेगा, कोई विरोध करेगा। और डिजिटल का ज़माना है, सब को डिजिटल में उसको अगर रिकॉर्ड को लाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरह से झूठा प्रचार जो किया जा रहा है वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमपी तारिक अनवर साहब, जिन्होंने कहा कि पहले तो वो बिल का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली। वहीं इस पूरे मामले पर मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और एनडीए सरकार का धन्यवाद करेंगे और इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। और एक और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर नाबालिग से गैंग रेप मामले में पीड़िता से मिलने पहुंचा है बीजेपी का डेलीगेशन। पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद एक रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगा ये डेलीगेशन। पहले पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की, पीड़िता से मुलाकात की, उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया और अब यहां से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे थे, सांसद पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़िता से भी मुलाकात की और उनसे हर जानकारी ली और फिर यहां से एक रिपोर्ट बनाकर आगे आलाकमान को सौंपा जाएगा। और इस पूरे मामले में एक्शन में है योगी सरकार। और एक दिन पहले निषाद पार्टी के जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने पीड़िता और उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी। आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है, जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उनके परिवार वालों से मुलाकात की, फिर पीड़िता से मुलाकात की और उसको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इस पूरे मामले में एक्शन में भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की निंदा करते हैं क्योंकि ये गैंग रेप की दर्दनाक घटना है। दुखद ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कोई डीएनए की बात कर रहा है, कोई जांच की बात कर रहा है, पीड़ित को न्याय मिले इसकी चिंता कुछ पार्टी के लोग करने के बजाय
अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हमने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि देश और प्रदेश सरकार, देश की और प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दोषी एक भी बचेगा नहीं। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी और सारी घटना की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में उपलब्ध कराई जाएगी। बेटी से मिलकर बहुत दुखी है, मन विचलित हुआ है। अखिलेश यादव जी से मैं कहूंगा कि जो विचार और जो सिद्धांत और जो नीति वोट के खातिर अपनाते हो, ये बच्ची का दर्द नहीं आपको महसूस हो रहा। पीड़िता अस्पताल में करा रही है वो अबोध बालिका, और उसको बचाने के लिए आपने डीएनए की जांच की बात कर दी है। अरे अखिलेश यादव जी, मैं क्या कहूं, आपको कहने के लिए मेरे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन मैं आपकी नीयत को और आपकी सोच को और आपके वोट के लालच को पूरे देश में और राज्यसभा के अंदर इस मुद्दों को उठाऊंगा और बेनकाब करूंगा। मैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और कहा कि अयोध्या मामले में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है। और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे और हमारी पूरी टीम, हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, बलिया से मेयर साहब चल कर के आए हैं, स्थानीय स्तर पर हमारे सारे विनोद जी और पूरी टीम है। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे और न्याय दिलाएंगे। और यूपी से एक और बड़ी खबर, जहां पर बरेली में धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों पर पुलिस ने छापेमारी की। एक युवक समेत कई महिलाएं यहां पर गिरफ्तार हुई हैं। हर रविवार को यहां धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम होता था। पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, पुलिस ने वहां पे छापेमारी की और इस दौरान एक युवक समेत कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर भोले भाई लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, इस बात की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने वहां पे छापेमारी की। और ये देखिए कुछ कागजात और कुछ किताबें यहाँ पे बरामद हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पर हर रविवार के दिन यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ये पूरा खेल चलता था और यहाँ पे देखिए फिर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की और धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ठीक है, चलो अनुमति लो, चलो चलो बैठो हमारे साथ गाड़ी, चलो हमारे साथ चलो। मानती हूँ अपनी रखेंगे अपने पास उसे खोलो। चलिए आगे बढ़ते यूपी के सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहल्ले की रोड धंसने से एक हादसा हो गया। विनोद विहार में करीब 20 फीट सड़क धंस गई और हादसे में पार्षद समेत 6 मजदूर गड्ढे में गिरने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पानी की लीकेज ठीक करते वक्त यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक इलाके में लगातार पानी की लीकेज की समस्या आ रही थी और जिसको ठीक कराने का काम किया जा रहा था। निगम के कर्मचारी पहुंचे थे, लेकिन काम शुरू होने से करते ही ये सड़क धंस गई और लोग इसमें दब गए और घायल हो गए। तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से पूरी ये सड़क है वो धंस गई। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग काम कर रहे थे उनको चोट आई है। लीकेज का मामला था, इसको दुरुस्त करने के लिए टीम पहुंची थी और इस दौरान ये सड़क धंस गई और जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है और जिसमें कहा जा रहा है कि ये लीकेज ठीक करने गए थे। हादसे में पार्षद समेत 6 मजदूर घायल हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी सफाई अभियान चला रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गियों में जाकर सफाई की। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। बरसात का मौसम है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, डेंगू के भी मामले बढ़ रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत,
उस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरी दिल्ली में विभिन्न बस्तियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। इस कार्यक्रम से क्या लोगों को फायदा होगा? जागरूकता तो फैलेगी, अपने घर की सफाई रखें, अपने मकान के आगे, अपनी दुकान के आगे सफाई रखें, कूड़ा कूड़े दान में डालें, गंदगी सड़क पर ना फैलाए, उसका एक प्रयास है। मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने घर की सफाई रखिए, अपने आस पड़ोस की सफाई रखिए, जहाँ आप काम करते हैं उस स्थान की सफाई रखिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी तो फिर बीमारियां फैलने का खतरा कम होगा।